भाई भाई जब छोटे होते हैं तो अक्सर उनमें इतना प्यार होता है कि वो ये समझते नहीं हैं कि वो आगे चलकर किसी दिन हिस्सेदार भी बनेंगे। लेकिन जब उनकी शादियां होती हैं, जब उनकी पत्नियां आती हैं, तो वही भाई भाई एक दिन एक दूसरे की दुश्मन बन जाते हैं और जानलेवे की नौबत आ जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक भाई गरीबी में जीता है और एक भाई अमीरी में जीता है और 15 साल तक भाई से भाई का संपर्क नहीं होता है। और नौबत ऐसी आ जाती है कि भाई जिस दिन बड़ा वापस आता है अपने भाई से मिलने, तो उस दिन उस भाई के परिवार का आखिरी दिन होने वाला था। लेकिन किसी प्रकार कुदरत ने उनको मिलाया और फिर कहानी में बड़ा दर्द था। आज की कहानी बहुत हार्ट टचिंग है, इसे आप ज़रूर बात कीजिएगा, कहानी में एक बार सुने ज़रूर। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को बराबर बात करें और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बनारस। और बनारस में दो भाई रहा करते थे। गरीबी का माहौल था, उनकी माँ थी। बड़े का नाम होता है अमन सिंह, छोटे का नाम होता है पवन सिंह। अब जो बड़ा भाई होता है वो कुछ पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो किसी दोस्त के साथ मुंबई चला जाता है। और मुंबई जाने के बाद वो पहले जो वहाँ लेबरी करता है, लेबरी करते करते लगभग उसको सालों गुजर जाते हैं। फिर वो वहाँ राजमिस्त्री का काम करने लगता है। समय उसका आगे चलने लगता है। वो गरीब जरूर था लेकिन देखने सुनने में खूबसूरत था, हट्टा कट्टा जवान था। तभी उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम सुमन होता है। अब सुमन देखने सुनने में वो भी बेहद खूबसूरत थी। वो मुद्दत से उसके परिवार के वहीं रह रहे थे। उसके पापा और उसके मामा, चाचा, ताऊ सब वहाँ मुंबई में ही रहा करते थे। मुंबई का एरिया पवई था। अब सभी लोग वहाँ रह रहे थे। तभी पता चलता है कि जो ये अमन सिंह होता है, अमन कुमार, इसकी मुलाकात जब उस सुमन से होती है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी बात होती है और बात होने के बाद प्यार होता है और प्यार होने के बाद वो दोनों लोग शादी करने को तैयार हो जाते हैं। जब सुमन अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को बताती है तो पर दोनों लोग सहमत हो जाते हैं और मंदिर में उनकी शादी करवा दी जाती है। समय आगे बढ़ने लगता है। जब शादी होती है उसके बाद ये लोग अपने घर आने की बात करते हैं। जो अमन होता है उसका भाई छोटा जो था उसके पास आने की बात करते हैं। तो जब यहाँ आती है तो कुछ दिन यहाँ रुकती है, 2 4 8 दिन। उसके बाद वो बहुत वैसी बातें करती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, गांव से मुझे बहुत नफरत है, गांव में अच्छा नहीं लगता, गांव में धूल धुंध खेत ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं शहर में ही रहूँगी। तो कैसे भी करके 2 4 8 दिन गुजारता है वो। और गुजारने के बाद फिर वो वापस अपना पवई चला जाता है, मुंबई। लेकिन यहाँ जाने के बाद समय आगे बढ़ने लगता है और इधर इसको अमन कुमार को एक बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम प्रतीक्षा होता है। अभी प्रतीक्षा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इधर जो उसका छोटा भाई पवन कुमार होता है वो बहुत परेशान होता है धीरे धीरे गांव में। और गांव की स्थिति बदहाल वैसे भी हो जाती है जिसके पास कोई काम काज ना हो। और खेती बाड़ी में काम करने वाला कितना अर्निंग कर लेगा और कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाएगा। उसी बीच उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। और समय 1995 के आसपास का वक्त रहा था। उस समय फ़ोन थे नहीं किसी के पास। किसी से बात करनी है तो आज चिट्ठी लेटर डालना है तो लगभग 15 दिन बाद उसके पास खबर पहुंचेगी। और फिर उधर से अगर कोई जवाब देगा तो 15 दिन इधर गुजर जाएंगे। लगभग 1 महीना 20 दिन गुजर जाते हैं तब पता चलता है कि हमारी चिट्ठी पहुंच गई थी। ये सिलसिला था। तभी इधर इसकी माँ बीमार पड़ती है और बीमार पड़ते पड़ते एक दिन ऐसा आ जाता है
कि उसकी डेड हो जाती है, वो मर जाती है। और ये चिट्ठी जब यहाँ से डालता है तो लगभग 8 दिन बाद जब अमन कुमार के पास चिट्ठी पहुँचती है तो वो वहाँ से आने की बात करता है। लेकिन इसी बीच जो समय गुजरा था 2-3 साल का, तो इधर जो पवन कुमार था इसकी शादी हो गई थी। शादी में उसने चिट्ठी डाली लेकिन अमन कुमार आ नहीं पाया। उसकी आत्मा तो कहती थी कि अपने भाई से मिलें, लेकिन उसकी जो पत्नी थी सुमन, वो गांव से नफरत करती थी और वो गांव में आने को बिल्कुल राजी नहीं थी। ये सब बात थी। उसके बाद जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो इधर सुमन बोलती है कि अब चलो, क्योंकि गांव में चलेंगे तो जो अपने हिस्से की ज़मीन है, जो वहाँ पर हिस्सा बनता है, उसको बेचेंगे और उससे जो पैसा होगा अपने यहाँ पर लाएंगे। लेकिन जो अमन कुमार होता है अपनी पत्नी सुमन को बहुत समझाता है कि ऐसा मत करना, वहाँ के लोग हमारे रिश्तेदार सभी लोग होंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि आप जानते हो गांव में कैसी स्थिति है और कैसे लोग जीते हैं। अपना यहाँ गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मकान छोटा सा बना रखा था पवई इलाके में और वहीं पर रहकर अपनी गुजर बसर करता था। अच्छी से उसकी गुजर हो रही थी। लेकिन जो सुमन होती है वो नहीं मानती है। लेकिन अब वहाँ से चले तो आते हैं, उसकी बेटी जो प्रतीक्षा थी वो भी आती है और उसको ये लग रहा था कि हम गांव में जाएंगे, अपने चाचा से मिलेंगे, हमारे छोटे छोटे भाई बहन होंगे उनसे मिलेंगे, गांव में खेलेंगे। ये सब उसके दिल में तमन्ना थी। अब वो बच्ची थी अभी, उससे छोटे छोटे उसके भाई बहन थे जो चाचा के थे, जो पवन कुमार के। अब वो वहाँ पर टिकट बुक करते हैं और यहाँ जब आते हैं तो बनारस जब उसके अपने गांव पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद आज 13वीं का प्रोग्राम था जो गांव में होता है। उसके बाद अब सभी लोग रिश्तेदार भी बैठे थे, प्रोग्राम सब खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अगले दिन ये जो सुमन होती है, सुमन पवन कुमार से बोलती है कि अब ऐसा करो कि जो माँ के हिस्से की जो ज़मीन थी हम दोनों लोगों की, उसमें से आधा आधा हिस्सा करो। यह बात सुनकर कहीं ना कहीं पवन कुमार सॉफ्ट रह जाता है। वो दिल ही दिल रोने लगता है, क्योंकि उसकी दयनीय स्थिति इतनी खराब थी कि वो गांव में रहकर कैसे अपनी गुजर करता था। उसके 3 बच्चे भी थे, वो ही समझ रहा था इस बात को। लेकिन वो सुमन थी, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब उसके रिश्तेदार भी आए थे, जो सुमन थी उसके मामा चाचा ये भी सब आए थे। तो उन लोगों ने भी सहमति जताई उस सुमन की कि वो अपना हिस्सा कैसे छोड़ दे, उसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा तो चाहिए ही उसको। अब वो कर भी क्या सकता था, बड़ा भाई था अमन कुमार, वो चुप रहता है। लेकिन अब पवन कुमार ने जो उसकी पत्नी के पास जो गहने थे, कुछ चीज़ सामान था, उसको बेचता है और बेचने के बाद अपने भाई के हाथ में देता है पैसे और बोलता है भैया ये लो और तुम लोग खुश रहो, कैसे भी रहो। वहाँ सब लोग जो रिश्तेदार बैठे थे वो उसको भला बुरा बोलते हैं कि अमन कुमार तू बहुत बेकार हो गया, तू बाहर निकल गया, तू सिर्फ पैसे के लिए जीता है। तूने अपने छोटे भाई को ये नहीं देखा कि वो कैसे गुजर कर रहा है अपने गांव में रहकर, और उसकी ज़िंदगी कितनी दूभर है, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई, कैसा भाई है तू। लेकिन अमन कुमार रोता है और रोकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी के सामने उसकी जरा सी भी नहीं चलती है। उसके बाद वो पैसा लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब जाने लगती है तभी जो पवन कुमार होता है वो बोलता है कि भैया तुम वापस ज़रूर आना और इस बिटिया को ज़रूर वापस लाना, क्योंकि हमारे घर की बेटी है। मुझे एक बार फिर दिखा देना इसको, लेकिन शायद अगर हो सके तो भाभी को इस घर में वापस कभी मत बुलाना, क्योंकि उतना दिल उसका दुखी था। उसकी जो पत्नी थी वो इतनी दुखी थी, उसके पास जो चीज़ थी, उसका सामान था, जो गहने थे वो सारे बिक चुके थे। घर में खाने को अनाज नहीं था, बच्चे 3 थे, वो कैसे गुजर कर रहा था ये उसके सीने से पूछा जाए। उसके बाद ये चला जाता है, समय आगे बढ़ने लगता है। बीच बीच में अमन कुमार आता है, अपने भाई से मिल जाता है, लेकिन उसकी भाभी कभी नहीं आती है। तभी पता चलता है एक दिन कि धीरे धीरे जो प्रतीक्षा थी वो भी बड़े होने लगती है और वो अपनी पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन करती है, फिर वो डिप्लोमा करती है और वो एक कंपनी में जॉब करने लगती है। उसको तनख्वाह लगभग 40-45 हज़ार मिलने लगती है। वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, लगभग 25-26 साल की वो जवान लड़की बन जाती है। इधर उसके छोटे चाचा के जो भाई बेटे थे, बच्ची थीं दो, वो भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। अब वो सोचने लगती है कि उसने कई बार अपने पापा से कहा कि पापा चलते हैं और चाचा के पास, उनसे मिलते हैं,
हमें बहुत इच्छा होती है अपने भाई बहनों से मिलें, लेकिन मम्मी की वजह से हम मिल नहीं पाते हैं। उन्होंने दोनों ने प्लान किया और आज अमन कुमार और प्रतीक्षा दोनों ने अपने फ़ोन से 2 टिकट बुक किए और बुक करने के बाद वहाँ से चलने का प्लान करते हैं। कपड़े पैक कर रहे थे तभी सुमन उसको बोलती है प्रतीक्षा को कि कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि तुम बात मत करो, मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने चाचा से मिलने जा रही हूँ, अपने भाई बहन से मिलने जा रही हूँ। अमन कुमार बेचारा बोल नहीं पाता है, वो चुप रहता है। बेटी और माँ दोनों बात करते हैं और बेटी जब जवान हो चुकी थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, उसके बाद उससे कुछ उसकी जो माँ थी सुमन, वो भी ज़्यादा नहीं बोल पाती है और अपने पिता को साथ में लेकर आज प्रतीक्षा अपने गांव आती है। लेकिन जब गांव में आती है तो वहाँ पर जब एक टेम्पू करके जब दरवाजे पर उतरते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और सभी लोग बातें कर रहे थे तरह तरह की। तभी वहाँ जब देखा जाता है कि ये लोग कैसे आ गए अचानक, अमन कुमार को देखा जाता है, उस बेटी को देखा जाता है। 15 साल का वक्त गुजर चुका था उस प्रतीक्षा को यहाँ से जाए हुए। ये सब देखने के बाद सभी लोग स्वप्न रह जाते हैं, उनसे पूछते हैं। वहाँ जब माहौल को देखा जाता है तो वहाँ माहौल बहुत गमगीन था, क्योंकि जो पवन कुमार था उसके जो 2 बेटियाँ थीं और उसका एक बेटा था। बेटे को उसने रिश्तेदारी में भेज दिया था और जो 2 बेटियाँ थीं उन दोनों बेटियों को पवन कुमार ने कुछ ऐसा पदार्थ खिला दिया था कि तीनों लोग थे मुंह से झाग निकल रहा था उनके। दरअसल जो पवन कुमार था अपनी ज़िंदगी से परेशान था, ज़िंदगी से हार गया था। वो एक जो खाद बीज भंडार की दुकान होती है वहाँ से कुछ ऐसी दवाइयाँ लाता है और वो दवाइयाँ दोनों लड़कियों को और अपने आप को खा लेता है, सेवन कर लेता है, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा और हमारी दोनों जवान बेटियां हैं तो आज का दौर इतना ख़राब है कि हमारी बेटियों को लोग नोच खाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि इससे अच्छा तो दोनों को साथ हम अपने लेकर ही जाएं। ये उसने सोचा था, इसलिए उसने कुछ दवाई खा ली थी। अब जब ये बड़ा भाई और उसकी बेटी प्रतीक्षा जब देखती है तो वो तुरंत आनन फानन में उसी टैक्सी पर बैठाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। और लगभग वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो जब उसकी स्थिति को देखते हैं तो तुरंत उसको पहले एडमिट करते हैं और फर्स्ट एड उसको जब दवाई लगती है, दवाई लगने के बाद लगभग 5-6 घंटे गुजर जाते हैं, तब जाकर कहीं उनको होश आता है। और जब धीरे धीरे होश आने लगता है, अमन कुमार बड़ा भाई बहुत रोता है अपने भाई के लिए और जो बेटी थी वो भी बहुत रो रही थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी धीरे धीरे जब उनको एक दिन गुजर जाता है, अब तीनों लोग नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों बेटियां और उसका चाचा नॉर्मल हो जाते हैं। फिर एक दिन और रखते हैं, लगभग 3 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, अपने घर लेकर आते हैं और लाने के बाद अब अमन कुमार अपने भैया छोटे से पवन कुमार से पूछता है कि तूने ऐसा कदम क्यों उठाया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो पवन कुमार बोलता है, भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमको मालूम नहीं है क्या कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे नहीं जी रहा हूँ। तुमने शायद ये सोचा था कभी कि मैं कैसे गुजर कर रहा हूँ गांव में रहकर। तुम्हारी पत्नी की वजह से हम जो अपनी हमारी भाभी है उसकी वजह से मैं कुछ तुमसे कह नहीं पाया, इसलिए मैंने ये सोचा कि अब दुनिया में रहना नहीं है। ये बातें सुनकर अमन कुमार बहुत रोता है और अपने भाई को गले से लगाता है और जो उसकी भतीजी थी प्रतीक्षा भी अपने चाचा को गले से लिपट कर रोती है कि चाचा तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत गलत काम किया, ऐसा कभी मत करना और आज के बाद हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको अपने साथ रखेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जिएंगे मरेंगे हम अपने चाचा और अपने दोनों बहनों और अपने भाई के साथ ही रहेंगे। फैसला करते हैं और उसको फैसला करने के बाद इधर जो 2 बीघा ज़मीन थी पवन कुमार के पास, क्योंकि अमन कुमार का 1 बीघा हिस्सा और वो उसने खरीद लिया था, जो पैसे गहने दिए थे, उस 2 बीघा ज़मीन को वो किराए पर उठा देते हैं उगाई पर। और उसके बाद प्रतीक्षा अपने चाचा को और दोनों बहनों को साथ में लेकर, भाई को साथ लेकर मुंबई चली जाती है और मुंबई जाती है उसने वहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया और वहाँ पर उन सभी लोगों को वहाँ रख देती है, पूरा खर्चा वहाँ से शुरू कर देती है। कुछ दिन जब यहाँ अपने घर आती है तो आने के बाद उसकी माँ सुमन जो होती है वो उसको बहुत डांटती है कि तू कहाँ गई थी, कितने दिन हो गए,
तुझे घर अच्छा लगता है, ये सब बातें वो उल्टा सीधा बोलती है। तो आज कहीं ना कहीं प्रतीक्षा जवाब देती है अपनी माँ को कि माँ, तुम महिला हो लेकिन तुम्हारे अंदर माँ का दिल नहीं है। तुम इतना भी नहीं तुमने सोचा कि हमारे चाचा की स्थिति क्या है। अगर हम अचानक नहीं पहुंचते तो शायद आज ये होते नहीं। बहुत उल्टा सीधा बोलती है वो अपनी माँ को। उसके बाद बोलती है कि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। हम अपने चाचा और अपने दोनों बहनों और भाई के साथ रहेंगे, अपने पापा को साथ रखेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना है वो करो। तुमको ये घर चाहिए, तुम घर ले लो। अब जो प्रतीक्षा होती है उसी फ्लैट में अपने पापा और अपने चाचा और दोनों बहनों के साथ रहने लगती है। समय आगे बढ़ने लगता है। उसने जो बहनें थीं उसकी, उनको भी उसने कहीं नौकरी पर लगा दिया, उसके भाई को भी उसने नौकरी पर लगा दिया, स्वयं भी नौकरी करती थी। 2-4 महीने का ही वक्त गुजरा। उसने जो उसकी बड़ी बेटी थी पवन कुमार की, उसकी शादी कर दी वहीं मुंबई में रहकर। फिर उसने छोटी बहन की शादी कर दी, जबकि प्रतीक्षा बड़ी थी, लेकिन उसने अपनी शादी नहीं की, उन दोनों बहनों की शादी की। उसके बाद उसने, जो पवन कुमार होता है वो बोलता है बेटी अब तुम शादी कर लो, अब हम संभाल लेंगे। तो इधर पवन कुमार और अमन कुमार दोनों नौकरी करते हैं और उसके बाद फिर प्रतीक्षा की शादी की जाती है। उसका जो भाई था पीयूष, अब वो रह जाता है। अब वो बोलता है कि पापा और चाचा आप लोग आराम से रहो, अब हम देखेंगे, हम संभालेंगे। लेकिन प्रतीक्षा जो थी वो अपनी जॉब भी कर रही थी, उस परिवार को भी देख रही थी। दोस्तों इस प्रकार से पूरे परिवार में खुशहाली आ जाती हैं। बस से बदहाल था पवन कुमार और उसके भाई को ये खबर नहीं थी। 15 साल बाद जब वो मिला था उस दिन उस घर का अंत होना था, लेकिन बचा लिया उस बेटी ने। जो चाचा अपनी भतीजी के लिए आज मरता है, उस भतीजे ने भी अपने चाचा के लिए अपनी माँ को ठुकरा दिया। इसको कहते हैं चाचा और भतीजी का प्यार। शायद आपको इस कहानी को सुनने के बाद कैसा महसूस हुआ और क्या लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और उसमें कमेंट ज़रूर कर दें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त किसी के सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। ज़रा सजग रहें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।